5 राज्यों के चुनाव घोषित होने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम हर समय बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा देने का काम किया और लगभग कुल मिला के 12-13 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। ओम प्रकाश राजभर जी ये दावा कर रहे हैं कि कल 14 तारीख को और चमत्कार देखने को मिलेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि 5 साल सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था, योगी जी का अहंकार था, एक विशेष वर्ग के लोगों के जरिए लगातार दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान, उनके साथ अन्याय होता रहा। विधायकों ने बलात्कार की घटनाएं की, ब्राह्मण समाज के लोगों के घर जलाए गए, किसानों पे गाड़ियां चलाकर उनकी हत्या की गई। ये सारे घटनाक्रम के बाद एक बेचैनी पूरे उत्तर प्रदेश में है। जनता से स्पष्ट संकेत आने लगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है, जिसके कारण बीजेपी से विधायक और मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। हमें लगता है कि जिस तरह से पहले लोग कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराज़गी नज़र आती है, लेकिन जिस तरह से 2 दिन में घटनाक्रम बदले हैं, उसमें पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो रही है, इस तरह का संकेत है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिलेश जी ने जो छोटे दलों का गठबंधन बनाया है, हमने निर्णय लिया था हम उनके साथ रहेंगे। एक सीट को उन्होंने घोषित कर दिया है और लोगों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हम पूरा प्रयास है हमारा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संगठन जहाँ पे कम ज़्यादा जितनी भी ताकत है, हम सभी मिलकर जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में बन रहा है उसको पूरी ताकत देंगे और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की जो बयार है उसे और तेज काम करने का काम करेंगे। ने कल एक सीट पर 67 अनूप शहर जो बुलंदशहर की सीट है, उसको समाजवादी पार्टी के हैंडल पे बाकायदा ऐलान किया गया। और जो भी बातें होंगी प्रफुल्ल भाई और अखिलेश यादव जी के बीच में चर्चा चल रही है। सवाल कितनी सीट लड़ा जाएगा ये नहीं, सवाल ये है कि सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं उसे एकजुट किया जाए, जो अन्याय अत्याचार की राजनीति है उसे समाप्त किया जाए। निश्चित रूप से उस दिशा में हम आगे जाएंगे। कांग्रेस का हाथ आपने नहीं थामा है यूपी में, हालांकि हर जगह पे जैसे आपने पहले भी देखा था, सेंटर में भी आप उनके साथ थे, महाराष्ट्र में थे, तो क्यों नहीं थामा गया इस बार कांग्रेस का? कांग्रेस वीक है इस बार? उत्तर प्रदेश में पिछले कई चुनाव से, खासकर 90 के बाद उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय पवार साहब ने पहले से स्पष्ट भूमिका ली कि जो दल जहां मजबूत है उसकी अगुवाई में सभी विपक्ष के लोगों को साथ आना चाहिए। वो भूमिका हमने स्वीकारी है। केरल में हमारा लेफ्ट के साथ गठबंधन है, महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मणिपुर में कांग्रेस के साथ लगभग हमारा गठबंधन तय है, गोवा में हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पे जो दल मजबूत है उसकी अगुवाई लोग स्वीकारेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाबी हासिल होगी। कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा जो दल भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है उनका साथ दें। हमें लगता है कि उन्होंने अलग लड़ने का फैसला किया है, उनका अपना वो अधिकार है, लेकिन एनसीपी के मुखिया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारा स्पष्ट मत है जो दल गैर भाजपाई दल जहां मजबूत है उसकी अगुवाई में लोग उन्हें मदद करें, उन्हें जिताने का प्रयास करें।
राष्ट्रवादी काँग्रेस पुढे जाणार? नाही, उत्तर प्रदेशमध्ये जी निवडणुका होत आहे तिथे आम्ही मेजर पार्टी नसताना जे समाजवादी पक्ष आहे किंवा सोबत जे पक्ष तिथे काम करताय ते जे राजकीय एजेंडा तयार करतील, जे सामूहिक मॅनिफेस्टो त्यांचा तयार होईल, त्या दृष्टिकोन ठेवून त्या राज्यामध्ये पुढे आम्ही जाऊ. गोव्यामध्ये आमची भूमिका स्पष्ट आहे की आम्ही काँग्रेससोबत लढत राहिलो. मागच्या निवडणुकीमध्ये स्वबळावर आम्ही निवडणुका लढल्या. निकाल आल्यानंतर भाजपला लोकांनी स्पष्ट बहुमत दिलं नव्हता. काँग्रेसने भूमिका घेतली असती तर त्या काळामध्ये 5 वर्षापूर्वी भाजपला सत्तेपासून दूर करण्याची संधी आली होती. पण काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणामुळे काही लोकांनी निर्णय घेऊन भाजपच्या सत्ता निर्माण करण्याचं काम केलं आणि आजच्या घडीला जे अटी त्या काळामध्ये लोकांनी टाकली होती, दिगंबर कामत यांना मुख्यमंत्री केलं तर गोवा फॉरवर्डची लोक समर्थन करतील, तसंच राजकारण आत्ताच्या घडीला पण गोव्याला सुरू आहे. आमचं म्हणणं आहे की व्यक्तीपेक्षा पक्ष मोठा असतो. व्यक्तीच्या अवतीभवती जर राजकारण होत असेल तर निश्चित रूपाने तो अडचणीच्या ठरते. आमची भूमिका स्पष्ट आहे की गोव्यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेची पण तयारी आहे. महाविकास आघाडीसारखा एखादा गोवा विकास आघाडी निर्माण झाली तर भाजपला हरवणं हे सोपं होईल. पण काँग्रेसचे काही नेत्यांमुळे हा निर्णय पुढे खचकत नाही. तरी प्रफुल्लभाई हे प्रयत्नशील आहे की त्या प्रकारच्या एखादा आघाडी गोव्यामध्ये निर्माण झालं पाहिजे. काँग्रेसने होकार दिला तर निश्चित रूपाने त्या पद्धतीने पुढे जाऊ. नंतर ज्या परिस्थिती असेल, शेवटी पक्ष असताना स्वबळावर पण लढण्याचा हे मार्ग मोकळा असतो. आमच्या शेवटपर्यंत प्रयत्न असेल की या सगळ्यांना एकजूट केलं पाहिजे. शेवटी काँग्रेसने सकारात्मक भूमिका घेतली नाही तर नाइलाजाने ती भूमिका आम्हाला स्वीकारावं लागेल. कांग्रेस को लेके गोवा में आपकी क्या भूमिका है, क्या अकेले जाएंगे इस बार की तरह, क्या प्रबंधन की बातें अभी हो रही हैं? हमने 2002 के बाद से गोवा में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन करके चुनाव लड़ा. सरकारें चलाई, हमारे मंत्री कांग्रेस के साथ थे. लेकिन पिछली बार कांग्रेस के नेताओं ने अलग लड़ने की भूमिका ली और हम लोगों ने अलग चुनाव लड़ा. एक विधायक हमारे जीते थे और नतीजे इस तरह के थे कि एक पर्याय सरकार गोवा में बन सकती थी. लेकिन दिगंबर कामत जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो गोवा फॉरवर्ड समर्थन करेगी. उस समय जो आज कांग्रेस में नहीं है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जिसके कारण समय ज़्यादा नष्ट किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया था. आज गोवा में बीजेपी कमज़ोर है. आज समय की मांग है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना भी साथ आना चाहती है, तो गोवा विकास आघाड़ी का कोई फार्मूला वहाँ किया जाए. हमें लगता है कि लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन गोवा के कुछ स्थानिक नेता हैं जो पिछली बार भी मुख्यमंत्री बनते समय अपने नाम का एक शर्त लगाकर वो आगे चल रहे थे. आज फिर उनका व्यक्तिगत कुछ नेताओं से मतभेद हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद के कारण जो एक व्यापक राजनीति है उसमें कहीं अड़ंगा बन रहा है. फिर भी प्रफुल्ल भाई चिदम्बरम साहब से बात कर रहे हैं. हम प्रयास कर रहे हैं कि परिवर्तन गोवा में निश्चित है. अगर कांग्रेस ने सकारात्मक भूमिका ली तो स्पष्ट बहुमत गठबंधन का आ सकता है. अंत में निर्णय लेने का अधिकार हर पार्टी को है. अगर कांग्रेस ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया तो फिर उसके बाद अकेले लड़ना, स्वयं अपने बल पे लड़ने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा. राहुलभाई, देशामध्ये शिवसेना देखील निवडणूक लढवणार आहे. तुम्ही सांगता की छोट्या पक्षाचे आम्ही पूर्वी सुरू आहे, शिवसेनेला पण सोबत घेतल्या
विचार आहे का? नाही नाही, ते बघा, त्या राज्यामध्ये निर्णय घेण्याचे अधिकार हे अखिलेश यादव, ते मोठा पक्ष असताना हीच आमची भूमिका आहे. त्या पक्षाची जी भूमिका असेल त्या भूमिकेला आम्ही स्वीकारू. आता शिवसेना स्वबळावर लढण्याच्या इच्छेत आहे. आता त्यांची इच्छा स्वबळावर लढण्याची असेल तर दुसरा कोणी त्यांच्यावर काही निर्णय लादू शकत नाही. शेवटी या बाबतीत निर्णय हे समाजवादी पक्षाला घ्यायचा आहे. तो निर्णय आम्ही घेऊ शकत नाही. जब आप एक सवाल ये भी पूछेंगे आपसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ आप सरकार बनाएंगे, लेकिन शिवसेना यूपी में 100 सीट लड़ रही है, तो क्या आप साथ में जाएंगे? देखिए, पार्टी का स्पष्ट मत है कि जो सबसे बड़ा दल जिस राज्य में है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए. अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका पूरा अधिकार है. उन्होंने छोटे दलों का मोर्चा बनाया है, हम लोग उसमें शामिल हैं. जानकारी मिल रही है कि टीएमसी को भी उन्होंने साथ में लिया है. इनको साथ में लेना ये अधिकार उनका है. हम उन पर अपना निर्णय कोई लाद नहीं सकते. लेकिन शिवसेना ने ऐलान किया है कि वो कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 सीट लड़ेगी. अब शिवसेना का निर्णय उनका अपना है, लेकिन हमारा निर्णय है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे. सर, गोवा में टीएमसी के आगमन के बाद से शिवसेना ने स्पष्ट से बात अपने मुख्यमंत्री के द्वारा कही है कि टीएमसी के कंधे पर रखकर के भाजपा गोवा का चुनाव जीतना चाहती है. टीएमसी की गोवा की राजनीति को एनसीपी किस तरीके से देखती है? क्या वो शिवसेना से सहमत है? हमें लगता है शिवसेना किस आधार पे ये बात करती है, हम उसकी कोई दुजोरा या उसको सही नहीं कहते. जहाँ तक हमारी समझ है, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ये देश में अपना विस्तार राष्ट्रीय दल के रूप में करना चाहती है. और निश्चित रूप से राष्ट्रीय दल बनाने के लिए जो छोटे राज्य हैं, उन राज्यों में चुनाव लड़कर वोट प्रतिशत मिले, परसेंटेज, कुछ विधायक जीत जाए, ताकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए. ये प्रयास है, ऐसा हमारा अंदाज है. लेकिन बीजेपी के पैसे से वे चुनाव लड़ रहे हैं. हम इस तरह का जो भी आरोप है उसको मानने के लिए तैयार नहीं. और इनके चुनाव लड़ने से गोवा में भाजपा को फायदा होगा इनडायरेक्टली? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई आम आदमी पार्टी या टीएमसी के लड़ने से कोई बीजेपी को उसका लाभ होगा. इनका अभी कोई संगठन नहीं है. निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने पिछले बार भी चुनाव लड़ा था, फिर वे चुनाव लड़ रहे हैं. टीएमसी पहली बार किस्मत आजमा रही है. लेकिन मुख्यतः जो दल वहाँ पे कई सालों से काम कर रहे हैं, उनके साथ उनका संगठन है. चुनाव उन्हीं के बीच में होगा. काल मंत्रिमंडळाने कामगार कायद्यामध्ये बदल करून जो शॉप अँड इस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट आहे, त्या कायद्यामध्ये अशी तरतूद करण्यात आली होती जिथे 10पेक्षा जास्त लोक कामावर असतील त्या लोकांना राज्यामध्ये मराठी पाठ्या लावणं हे बंधनकारक राहील. पण कालच्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला, तो निर्णय आपण सरसकट लागू करू. काही लोकांना तो निर्णय बंधनकारक, काही लोकांना त्याच्यातून सूट हे योग्य नाही. त्यासाठी त्या बदल करून राज्यभर जी आस्थापना असेल, जे शॉप अँड इस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट खाली रजिस्टर संस्था असतील, त्यांना मराठी पाठ्या लावणं हे बंधनकारक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. आता काही लोकांना सूट, काही लोकांना कंपल्सरी, ती परिस्थिती राहिली नाही. सर्वांना मराठी फलक लावणं हे बंधनकारक राहील. पण काही जे व्यापारी आहेत ते याला विरोध करतात. त्यांचं म्हणणं आहे कोरोनाचा कालावधी अजून संतोष आहे, त्यात नवीन निर्बंध नाही येत आहेत आणि अशा प्रकार पुन्हा 30-40 हजाराचा नवा खर्च आमच्यावर लादला जातोय. नाही, 30-40 हजारच्या बोर्ड लावा असं नाही आहे. तुम्हाला पाटी हे मराठीमध्ये लावणं बंधनकारक आहे. कमी किमतीचा पण तुम्ही लावू शकताय. बोर्ड लावणारे लोक 10 लाख 20 लाखाचे पण लावत आहे आणि तुम्ही 10 लाख 20 लाख 50 हजारचे बोर्ड लावा अशी अट नाही. मराठीमध्ये पाठी राहिली पाहिजे ही अट आहे. आत्ता कायद्यामध्ये बदल झालेला आहे, त्याला तात्काळ
जोपर्यंत नोटिफिकेशन निघत नाही तोपर्यंत वेळ असत आहे आणि एकदा नोटिफिकेशन निघाल्यानंतर काही कालावधी त्यांना उपलब्ध राहणार आहे. यांना मराठी भाषेचा विरोध असेल ते कुठलेही मार्ग दुसरा शोधत असतील ते चालणार नाही. एकदा कायद्यात बदल झाला तो बंधनकारक राहील. खर्चिक आहे हे एक्सक्यूज बरोबर नाही. राज ठाकरे यांनी सरकारचं अभिनंदन एकीकडे केलं तर दुसरीकडे त्यांनी टीका पण केलेली आहे की या संपूर्ण निर्णयामध्ये एक पडती बाजू अजून ठेवलेलीच आहे. सरसकट मराठी पाट्या लावण्याचा आदेश का झाला नाही, त्याच्यात दुसऱ्या भाषेला स्थान का दिलं? सरसकट मराठी पाट्या हे लावण्याचाच निर्णय आहे, पण एकच भाषेमध्ये पाट्या लावा असं नाही. व्यापाऱ्यांना त्यांचे ग्राहकांना सूचित करण्यासाठी इतर भाषेचा पण अधिकार असतो. मराठी भाषा हे कंपल्सरी असताना आंतरराष्ट्रीय ब्रँड असतील किंवा एक विशेष भाषिक लोकांचा त्या भागामध्ये लोकसंख्या असेल तर निश्चित रूपाने त्याचा पण ते वापर करू शकताय. मराठीसोबत कोणाला गुजराती पाट्या लावायची असतील ते लावण्याचा मोभ आहे. काही लोकांना उर्दू पाट्या लावायची असेल त्यांना मोभ आहे. काही लोकांना इंग्रजी पाट्या लावायची असेल तर मोबा आहे. मराठी कंपल्सरी आहे. इतर भाषेत पण मोबा आहे. शेवटी आपण त्रिय भाषेचे सूत्र वापरतो आणि खाजगी क्षेत्रामध्ये व्यापार करण्यासाठी, दुकानं चालवण्यासाठी, आस्थापना चालवण्यासाठी मराठीबरोबर त्यांना मोभा देण्यात आलेला आहे. इतर भाषेचा ते वापर करू शकतो. कल मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र में शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में 10 से कम जहाँ पे लोग काम करते होंगे उन्हें मराठी भाषा में साइन बोर्ड लगाना कंपलसरी नहीं था. 10 से ज़्यादा का कंपल्शन था. कल मंत्रिमंडल ने निर्णय लेकर सभी लोगों को स्थापना, दुकान, मराठी साइन बोर्ड लगाना कंपलसरी किया है. साथ ही साथ में वो अन्य भाषाओं में भी अपना साइन बोर्ड लगा सकते हैं. कुछ लोगों को कंपलसरी और कुछ लोगों को छूट, ये ठीक नहीं था, इसलिए ये निर्णय सरकार ने लिया है. महाराष्ट्र व्यापारी संगठन ने बयान दिया है कि उनको इस बात पे आपत्ति है कि बड़े अक्षरों में, बड़े फॉन्ट साइज में मराठी भाषा को लगाना था, उन्हें इंग्लिश में भी लगाना है. नहीं, इंग्लिश में भी लगा सकते हैं. इंग्लिश में, गुजराती में, उर्दू में, जर्मन में, किसी भी भाषा में लगाएं. अपने कस्टमर को आकर्षित करने के लिए सभी भाषाओं का वो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मराठी साइन बोर्ड बड़े अक्षरों में हो, इस तरह का नियम में हमने बदलाव किया है. गल्लीच्या स्पर्धा जिंकल्यानंतर वर्ल्ड कप जिंकण्याचं स्वप्न काही लोक पाहताय. पैसा, ताकद, गुंडगिरीच्या जोरावर लहान निवडणुका जिंकता येते. जनतेमधून आता इतके मोठे नेते 2-4 जागेची जबाबदारी उत्तर प्रदेशमध्ये त्या नेत्यांनी घेतली आणि निवडून आणलं तर मला वाटते ते देशातले मंत्री आहे असं एक चित्र दिसेल. एका गल्लीच्या राजकारणामध्ये दादागिरी करून एखादा यश मिळत असेल तर देशातले, राज्यातले निवडणुका आम्ही बदलू शकतो हे बोलणं म्हणजे जास्त बोलणं सारखंच आहे. उत्तर प्रदेश में शरद पवार साहब साथ ही आप भी डेलीगेशन किसी के जाने वाला है, कब जाना है, बैठक कब होना है? अखिलेश यादव जी ने पवार साहब से फ़ोन पे बात की है. उन्होंने पवार साहब की 3-4 डेट्स मांगी है कार्यक्रमों के लिए. निश्चित रूप से पवार साहब जाएंगे. मुझे भी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जो सीटें हम लड़ रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए अखिलेश यादव जी से भी निश्चित रूप से मिलेंगे. और जब हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो केवल अपने ही उम्मीदवारों का प्रचार ना करके सामूहिक प्रचार में जहाँ जहाँ हम लोगों की ज़रूरत होगी निश्चित रूप से हम लोग जाएंगे. और निश्चित रूप से हमारा गृह जो ज़िला है मेरा अपना, वो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है. वहाँ के अगल बगल के 10 ज़िलों के लोग मुंबई शहर में अधिकांश रूप से हैं. तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे उन तमाम ज़िलों में जाएं, लोगों से अपील करें और वहाँ पर जो गठबंधन हमारा बना है उसको जिताने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे. धन्यवाद.